नमस्ते। आज आपके सामने हाजिर हैं हम एक ऐसा मुद्दा लेकर के जिसके बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं। अब पीएचडी करने का ट्रेंड बढ़ गया है, पहले लोग पीएचडी नहीं करते थे। तो व्हाट हैपन्स इन पीएचडी, पीएचडी में होता क्या है, पूरी प्रोसेस में क्या होता है, आज संपूर्ण व्याख्या आपके सामने करेंगे A to Z। तो आपको ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आप पूरी प्रोसेस को समझ पाएंगे पीएचडी के दौरान क्या होता है, कैसे होती है पूरी पीएचडी। पीएचडी इज रिगार्डेड एज हाईएस्ट डिग्री इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसे सबसे बड़ी डिग्री माना जाता है। फुल फॉर्म ऑफ पीएचडी इज डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अगर आपने पीएचडी कर ली तो आप डॉक्टर बन जाते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, पीजी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और फर्स्ट डिवीजन। पीजी जो है आपकी वो 55% मार्क्स के साथ पास होने चाहिए आपको। और कुछ यूनिवर्सिटी फर्स्ट डिवीजन भी मांगती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो केवल खासकर बीटेक वालों की बात करें, बीटेक वाले जो है डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशंस रहती हैं कि अगर आपका इतना सीजीपीए होगा तो आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बीएससी वाले के लिए नहीं है, औरों के लिए नहीं है, बीटेक वालों के लिए अवेलेबल है। आईआईटीज़ में भी होता है और फॉरेन यूनिवर्सिटी भी ऐसा करती हैं। मेनली हम इंडियन पर्सपेक्टिव में चर्चा करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट है, यू हैव टू क्लियर एंट्रेंस टेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी इन विच यू विश टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम। जिस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करना चाहते हैं वहाँ पे आपको एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। इफ़ यू आर नेट गेट क्वालिफाइड देन यू विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिटन टेस्ट। अगर आपने नेट या गेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप उससे एग्जेम्प्ट होंगे, आपको क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा रिटन टेस्ट। पांचवा पॉइंट है, वंस यू क्वालिफाई रिटन टेस्ट देन यू हैव टू अपीयर बिफोर इंटरव्यू पैनल। आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो प्रोबेबली उसी दिन या उसके दूसरे दिन आपको इंटरव्यू पैनल के सामने जाना पड़ेगा। यू शुड प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा आपको इन एडवांस। दे विल आस्क यू अबाउट योर रिसर्च इंटरेस्ट एंड गाइड। और ये यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है कि आप जिस व्यक्ति को गाइड बनाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में पहले ही प्रोफेसर का प्रोफाइल चेक कर लें, और उस प्रोफेसर से अप्लाई करने से पहले आप उसको मेल कर लें, उससे पर्सनली मिल लें, उससे चर्चा कर लें, जिससे भी आप गाइड बनाना चाहते हैं। क्योंकि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और गाइड को समझाना चाहिए, गाइड भी आपको गाइड करने में इंटरेस्टेड हो। जो सुपरवाइजर है वो आपको गाइड करने में इंटरेस्टेड होना चाहिए पीएचडी में। तो आपकी गाइड के बारे में चर्चा करेंगे और आपका क्या रिसर्च एरिया है उसकी चर्चा करेंगे। आपको एक प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा एक पैनल के सामने, इंटरव्यू पैनल के सामने। इसकी अच्छे से तैयारी करके जाएँ आप। छठवां पॉइंट है, आफ्टर इंटरव्यू योर कोर्स वर्क विल स्टार्ट। आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया तो अब आपकी शुरुआत हो जाएगी कोर्स वर्क की। ये 6 महीने का होता है, कहीं कहीं 1 साल का भी होता है, यानी 1 सेमेस्टर का होता है या 2 सेमेस्टर का भी होता है। अब कोर्स वर्क में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इन कोर्स वर्क 2 कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे, उसमें विल बी रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड लिटरेचर रिव्यू। ये कंपलसरी होंगे, चाहे आप जो है साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग के हैं, चाहे बॉटनी के हैं, चाहे फिजिक्स के हैं, चाहे हिस्ट्री के हैं। रिसर्च मैथोलॉजी या लिटरेचर रिव्यू एंड लिटरेचर रिव्यू ये तो आपको पढ़ने ही हैं। अदर 2 सब्जेक्ट्स विल बी फाइनलाइज्ड बाय योर सुपरवाइजर बेस्ड ऑन योर रिसर्च एरिया। जो आपका रिसर्च एरिया है उसके आधार पर आपका सुपरवाइजर फाइनल करेगा आपके बचे हुए 2 सब्जेक्ट। तो 4 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे 1 साल में या 6 महीने में। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है कोर्स वर्क का। 8वां पॉइंट है, सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। इट विल हेल्प यू टू डेवलप ए फ्रेमवर्क ऑफ योर रिसर्च इन योर माइंड। जो रिसर्च मैथोलॉजी का सब्जेक्ट है उसे बड़े गंभीरता से पढ़िए भाई, हर चैप्टर को, हर क्लास अटेंड कीजिए उसका, क्योंकि ये आपकी पूरी रिसर्च का फ्रेमवर्क, आपका ढांचा जो है आपके दिमाग में तैयार करने मदद करने वाला है आपकी। 9वां पॉइंट है, सबमिट ऑल द असाइनमेंट्स ऑन टाइम। यू हैव टू गिव मल्टीपल प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग कोर्स वर्क। कोर्स वर्क में आपको कई सारे प्रेजेंटेशन देने पड़ेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। 10वां पॉइंट है, वंस योर कोर्स वर्क इज ओवर देन योर रिसर्च वर्क स्टार्ट्स। आपका कोर्स वर्क हो गया तो रिसर्च वर्क शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके पहले शुरू नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। यू शुड मेंटेन ए रिसर्च डायरी। ये बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आपको जैसे ही आपका रिसर्च वर्क शुरू हुआ आपको एक डायरी बनानी है जिसमें हर चीज़ आपको लिखनी होगी जो आपकी लैब में घट रहा है या आपके सर्वे में हो रहा है, हर चीज़ उसके अंदर लिखनी होगी। राइट एवरीथिंग व्हाट एवर यू डू मस्ट बी रिटन ए रिसर्च डायरी। एक मोटी डायरी बनाएं क्योंकि ये 3 साल आपको चलानी है, तो हर चीज़ लिखना होगा आपको। और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अब रेगुलर कोर्स है उसके लिए इसकी अवधि हो गई है 3 साल, और पार्ट टाइम के लिए इसकी अवधि होगी, पीएचडी की अवधि होगी 5 साल। पहले था रेगुलर के लिए 2 साल में कंप्लीट कर सकते थे और पार्ट टाइम 3 साल कंप्लीट कर सकते थे। अब यूजीसी ने बढ़ा दिया है 3 ईयर फॉर रेगुलर कोर्स एंड 5 ईयर फॉर आपका पार्ट टाइम कोर्स। 11वां पॉइंट है, रीड रिसर्च पेपर डेली एंड राइट फाइंडिंग्स योर डायरी। आपको रोज़ लैब में जाना है और रोज़ आपको रिसर्च पेपर पढ़ने हैं। ऑल्सो प्रिपेयर ए टेबुलर कंपैरेटिव चार्ट। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपको वर्ड फाइल में या एक्सेल फाइल में एक टेबल बनानी है, उसमें कंपैरेटिव चार्ट बनाना है किसका, ऑफ योर लिटरेचर रिव्यू। कैसे बनाना है, मान लीजिए आपने एक ही टॉपिक के बहुत सारे पेपर पढ़े, उनकी फाइंडिंग सिमिलर हैं। फॉर एग्जांपल आपने टरबाइन पे पढ़े, स्टीम टरबाइन पे,
सिमिलर है उनको एक साथ रख लीजिए, कंप्रेसर पड़े उनको एक साथ रख लीजिए। एंड ट्राई टू राइट ए रिव्यू पेपर इन फर्स्ट 6 मंथ्स, और कोशिश कीजिए कि पहले 6 महीने में आप अपना एक रिव्यू पेपर लिख लें। रिव्यू पेपर का बड़े अच्छे साइटेशन आते हैं। आफ्टर एवरी 6 मंथ्स यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशन बिफोर ए कमेटी चेयर्ड बाय योर गाइड। आफ्टर प्रेजेंटेशन डोंट फॉरगेट टू सबमिट प्रोग्रेस रिपोर्ट इन द रिसर्च ऑफिस। हर 6 महीने बाद आपका प्रेजेंटेशन होगा एक कमेटी के सामने, जिसे कहीं जगह स्टूडेंट कमेटी बोलते हैं या स्टूडेंट रिसर्च कमेटी बोलते हैं, SRC बोलते हैं, और उसका जो हेड होगा वो आपका गाइड होगा। तो गाइड उस कमेटी को चेयर करेगा, और प्रेजेंटेशन देने के बाद एक रिपोर्ट का फॉर्मेट होगा यूनिवर्सिटी में, उसे आप लें और प्रोग्रेस रिपोर्ट जरूर जमा कर दें। उस पर गाइड के साइन कराएंगे और जो भी कमेटी के मेंबर होंगे उनके साइन करा के इसके सबमिट कर दें। आप इसे भूल जाएंगे तो मुश्किल खड़ी हो सकती है आपके लिए। अगला पॉइंट है, इन नेक्स्ट 6 मंथ RDC मीटिंग विल बी कॉल्ड बाय योर गाइड्स। RDC का मतलब है रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी, SRDC भी बोलते हैं कहीं पे, स्टूडेंट रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी, अलग अलग नाम से भी बोल सकते हैं इसको। एन एक्सटर्नल एक्सपर्ट ऑफ योर डोमेन विल बी पार्ट ऑफ योर RDC। इस RDC मीटिंग में आपका गाइड रहेगा, को गाइड रहेगा, और जो सीनियर प्रोफेसर हैं आपके डिपार्टमेंट के वो रहेंगे, और एक एक्सटर्नल भी आएगा इसके अंदर। एक्सटर्नल किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से, रेपुटेड यूनिवर्सिटी से आएगा, जो RDC का पार्ट होगा। आपको प्रेजेंटेशन देना होगा इस कमेटी के सामने। 14 पॉइंट है, यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशन इन RDC मीटिंग। आपका लैपटॉप प्रेजेंटेशन तैयार होना चाहिए पहले से ही। टाइटल ऑफ योर रिसर्च वर्क विल बी अप्रूव्ड बाय द कमेटी। आप जो टाइटल लेकर जाएंगे उसे ये कमेटी अप्रूव करेगी या थोड़ा मॉडिफाई कर देगी, ऐसा नहीं तो ऐसा ठीक है, मतलब आपका टाइटल फाइनल हो जाएगा, ऐसा कहना चाहिए यहाँ पे। 15 पॉइंट है, यू शुड पब्लिश एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर्स इन UGC अप्रूव्ड, SCI, स्कोपस इंडेक्स या रेपुटेड जर्नल्स। आपको अपनी PhD में कम से कम 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहिए, या तो UGC अप्रूव्ड जर्नल में करें, SCI जर्नल में करें, स्कोपस इंडेक्स में करें, या रेपुटेड जर्नल्स जो भी हैं आपके फील्ड के उनमें करें। अब पहले आज अगर आप जाएंगे UGC के जो जर्नल्स हैं UGC केयर के, वो बहुत अच्छे जर्नल्स हैं। पहले UGC जर्नल्स में कुछ ऐसे जर्नल आ गए थे जो उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब UGC ने बड़ा फिल्टर कर दिया उसको, अब क्वालिटी जर्नल्स ही हैं, तो आप UGC अप्रूव्ड में पब्लिश कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 16 पॉइंट है, यू शुड अटेंड एटलीस्ट 10 नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज रिलेटेड टू योर डोमेन। ये कोई रूल नहीं होता है, ये हम अपने अनुभव से बता रहे हैं कि आपको कम से कम 10 नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी चाहिए अपने डोमेन में। इससे क्या होगा कि आपके फील्ड में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड आपको रिसर्चर मिलेंगे, प्रोफेसर मिलेंगे, आपकी चर्चा होगी, आपके रिलेशन बनेंगे उससे, और वो रिलेशन आपको काम में आने वाले हैं। हो सकता है जिस प्रोफेसर से आपकी मुलाकात हो किसी कॉन्फ्रेंस में, वही आपका रिव्यूअर बने, तो आपको फ़ायदा होगा वहाँ पर। तो इसलिए कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल भी करें और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज भी करें। अगर आप इंडिया से बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो इंडिया के अंदर भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उनको अटेंड करें। अगला पॉइंट है, नेवर कम्युनिकेट एनी रिसर्च पेपर डायरेक्टली टू द जर्नल फॉर पब्लिकेशन। किसी भी जर्नल को डायरेक्ट पेपर नहीं भेजें। ऑलवेज टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ योर सुपरवाइजर। हमेशा अपने सुपरवाइजर का अप्रूवल लें कि सर मैं ये पेपर भेज रहा हूँ, मैडम मैं ये पेपर भेज रहा हूँ, आप इसे देख लीजिए। और डिस्कस डेली, वीकली, मंथली प्रोग्रेस ऑफ योर रिसर्च वर्क विद योर गाइड। अपने सुपरवाइजर को आपके रिसर्च में क्या चल रहा है वो डेली बताने की कोशिश करें। डेली नहीं मुलाकात हो पाती, वीकली बताएं, मंथली बताएं। जो आपका सुपरवाइजर है उसके निगाह में होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं। उसके निगाह में रहेगा तो आपका काम आसान बन जाएगा। आप काम कर रहे हैं लेबोरेटरी में और आपका सुपरवाइजर बिजी है, आप उसको बता ही नहीं रहे हैं, तो उसको पता नहीं चलेगा आपका काम कहाँ पे चल रहा है, तो वो फिर मिसमैच हो जाएगा। 18वां पॉइंट है, योर रिसर्च पेपर मस्ट बी टेस्टेड फॉर प्लेगरिज्म सिमिलरिटी इंडेक्स बिफोर कम्युनिकेशन टू एनी जर्नल। किसी भी जर्नल में पेपर भेजने से पहले आप ये इंश्योर करें, दूसरा नहीं करेगा, कि आपने उस पेपर का प्लेगरिज्म टेस्ट किया है। अच्छे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में होगा, उससे आप टेस्ट कर लें, और जब आप टेस्ट करेंगे तो आपके पास सिमिलरिटी इंडेक्स या प्लेगरिज्म की रिपोर्ट आ जाएगी। अगर वो पास हो रही है तो आप भेजें, नहीं पास हो रही है तो आप उसमें सुधार करें और उसके बाद ही भेजें। तो डायरेक्ट नहीं भेजना है भाई, प्लेगरिज्म टेस्ट करना है, गाइड को चेक कराना है, गाइड का अप्रूवल लेना है, उसी के बाद आपको पेपर भेजना है जर्नल में पब्लिश होने के लिए। 19वां पॉइंट है, मेंटेन ए पर्सनल फाइल ऑफ योर PhD वर्क। एक फाइल आपको मेंटेन करनी है। आपकी कोर्स वर्क की मार्कशीट है, आपने कोई पेपर भेजा, पेपर का सर्टिफिकेट आया, कॉन्फ्रेंस का सर्टिफिकेट आया, प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा की, हर चीज़ वो फाइल में मेंटेन करें। हर चीज़ जो भी आपको रिसर्च ऑफिस से मिलता है, PhD से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको मिलता है, वो हर चीज़ आपको मेंटेन करनी है अपनी फाइल में, फोटो कॉपी उसकी रखनी है। कीप एवरी रिकॉर्ड इन योर पर्सनल फाइल, ए कॉपी ऑफ एवरी वर्क मस्ट बी केप्ट। हमेशा रखनी है आपको, जब तक आपकी डिग्री अवार्ड नहीं हो जाती है तब तक। 20वां, HD फोटोग्राफ्स ऑफ योर लैब वर्क मस्ट बी मेंटेन सॉफ्ट कॉपी एंड सेव इट रेगुलरली इन योर गूगल ड्राइव, वन ड्राइव।
जब आप लैब में काम करते हैं तो आपके जो भी इक्विपमेंट्स हैं या आप सर्वे करते हैं तो आपके जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनके फ़ोटो, आपने जो वर्क किया है उसके फ़ोटोग्राफ HD फ़ोटोग्राफ्स लें अच्छे कैमरे से, और उन्हें गूगल ड्राइव में और वन ड्राइव में सेव कर लें, क्योंकि जब आप रिपोर्ट लिखेंगे तो आपके काम आने वाले हैं वो। जितने भी आ रहे हैं फ़ोटो, आपको लग रहा है कि भाई 200 हो गए, 400 हो गए, हम तो कह रहे हैं 1000 फ़ोटो सेव करें आप। आफ्टर 2 years ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट राइटिंग योर थीसिस रिपोर्ट। जब आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 2 साल पूरे हो जाए तो रिपोर्ट लिखना चालू कर दें। ऐसा नहीं कि 2 साल बाद ही लिखें आप, ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है। जब आपको लग रहा है कि मेरा काम काफ़ी हद तक बढ़ गया आगे, आप 1.5 साल बाद भी कर सकते हैं, 1 साल बाद भी कर सकते हैं। 2 साल बाद हमने इसलिए कहा है कि आपको थीसिस लिखने में टाइम लगता है। 21वां पॉइंट क्या है, इट विल टेक 6-8 months टू राइट योर रिपोर्ट। 6 से 8 महीने लगेंगे लिखने में। तो अगर आपको तीसरे साल में डिग्री कंप्लीट करनी है तो इसलिए आप 2 साल बाद या 1.5 साल बाद अपना काम लिखना शुरू कर दें। ये लॉट ऑफ मटेरियल फ्रॉम योर रिसर्च पेपर्स कैन बी यूज इन रिपोर्ट राइटिंग। जो आपने रिसर्च पेपर लिखे थे, जिनको पब्लिश कराया था, या कॉन्फ्रेंसेस में जो आपने लिखे थे, उनका मटेरियल आपके काम में आने वाला है, और बहुत सारा काम में आने वाला है। आप देखेंगे कि आपकी रिपोर्ट राइटिंग का काम उनकी सहायता से काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। अब यूजीसी ने ऐसा कर दिया है कि आप सेम टू सेम मटेरियल एकदम यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसे सेल्फ प्लेगरिज्म की कैटेगरी माना जाएगा। तो आप, लेकिन उस आइडियाज़ आपके पास हैं, आप उसको मॉडिफाई करके, आप ही का काम है तो उतनी दिक्कत नहीं रहेगी। आप अलग एक्सपेरिमेंट करके आप उसको शामिल कर सकते हैं। अलग एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो थोड़े से वेरिएशन आ जाएंगे डेटा के। जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट पहली बार किया, सपोज आपका डाटा आया 2, 4, 6, 8, 10 उदाहरण के तौर पे, आप उसी एक्सपेरिमेंट को अब इस समय आपने पेपर बना लिया, पेपर भेज दिया, पेपर पब्लिश हो गया, लेकिन आप उसको फिर से करेंगे तो हो सकता है आपका डाटा थोड़ा सा अलग आए, 2.5 आए, 4 आ जाए, 6.5 आ जाए, तो अलग आएगा। तो आप उस डेटा को यहाँ पर शामिल करिए अपनी थीसिस में। आप ही का काम है, आपको पता है एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, तो सेल्फ प्लेगरिज्म का रट्टा भी खत्म हो जाएगा। 22वां पॉइंट है, ए प्री थीसिस ओपन वाइवा बॉस विल बी कंडक्टेड बाय योर गाइड। जब आप थीसिस सबमिट करने की स्थिति में पहुँच जाएंगे तो आपको गाइड को बताना पड़ेगा। गाइड एक ओपन आपका वाइवा बॉस कंडक्ट कराएगा, उसमें सभी लोगों को इन्वाइट किया जाएगा। आपके डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रहेंगे, PG के स्टूडेंट रहेंगे, UG के स्टूडेंट रहेंगे यूनिवर्सिटी के, और कोई भी इंटरेस्टेड व्यक्ति उसमें आ सकता है। हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर रिपोर्ट मस्ट बी रेडी इन दिस प्रेजेंटेशन। आप जो रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं उसकी हार्ड और सॉफ्ट कॉपी आपको तैयार होनी चाहिए। सम चेंजेस विल बी सजेस्टेड बाय द कमेटी। जब आप कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन देंगे तो कमेटी क्या कर सकती है, आपको चेंज हो जाएगी। वो मेजर चेंज भी हो सकते हैं और माइनर चेंज भी हो सकते हैं। मेजर चेंज होंगे तो मेजर चेंज कर लीजिए, उनको सुधार कर लीजिए उसमें। 23वां पॉइंट है, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग दीज रिविजन्स प्रेजेंट योर रिपोर्ट इन रिसर्च ऑफिस फॉर प्लेगरिज्म टेस्ट। जब आपने रिवीजन कर लिया तो आपको पूरी रिपोर्ट की प्लेगरिज्म टेस्ट करानी है, सिमिलरिटी इंडेक्स टेस्ट। इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ 10 to 15% प्लेगरिज्म विद वेल डिफाइंड गाइडलाइंस कैन बी एक्सेप्टेड। अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग गाइडलाइन है, और 10 से 15% तक प्लेगरिज्म वो एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि वो स्वीकार है, इतना आपको लाना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना मिनिमम हो सकता है उतना मिनिमम रखें हैं। लेकिन फिर भी कुछ शब्द ऐसे रहते हैं कि आपने कहीं से कॉपी नहीं किए हैं, फिर भी उनको पकड़ लेता है, वो आपका सॉफ्टवेयर पकड़ लेता है। तो 10, 12, 15% एक्सेप्टेबल रहता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। और अगला पॉइंट है, एंटायर मैन्यूस्क्रिप्ट एंड एवरी इंडिविजुअल चैप्टर हैज़ टू पास थ्रू प्लेगरिज्म टेस्ट। एक तो पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट का प्लेगरिज्म टेस्ट होगा, और प्रत्येक चैप्टर का भी होगा। प्रत्येक चैप्टर का क्राइटेरिया आपकी यूनिवर्सिटी का अलग होगा। हो सकता है कि लिटरेचर रिव्यू में वो 15% रखें, और आपका जो एक्सपेरिमेंटल वर्क है उसमें 10% की लिमिट हो, तो उसके अनुसार आपके प्रत्येक चैप्टर को पास होना होगा प्लेगरिज्म टेस्ट है, और आपकी पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट को भी पास होना पड़ेगा। आफ्टर क्लियरिंग प्लेगरिज्म टेस्ट, अगर आपने प्लेगरिज्म टेस्ट क्लियर कर लिया तो आप बधाई के पात्र हैं भाई, आप मान लीजिए बहुत सारा राइटिंग खत्म हो गया। टेक नो ड्यूज फॉर्म, ऑफिस से आप जाइए और नो ड्यूज फॉर्म लीजिए स्टूडेंट वाला, एंड कंप्लीट द प्रोसेस, और नो ड्यूज की प्रोसेस कंप्लीट करना चालू कर दीजिए, क्योंकि जब आप थीसिस जमा करेंगे तो ये नो ड्यूज लगेगा उसमें। 26वां, टेक ए प्रिंट आउट लीजिए, जमा नहीं करनी अभी, एंड गिव 1 कॉपी टू गाइड, एक कॉपी गाइड को दे दीजिए, एक कॉपी को गाइड को दे दीजिए, एंड एनी क्लोज फ्रेंड लाइक स्पाउस सो दैट दे कैन एवेलुएट। और एक कॉपी अपने स्पाउस को, या आपका बहुत विश्वसनीय मित्र है उसी को देना है आपको, हर किसी को नहीं दे सकते हैं आप, या आपका कोई सीनियर प्रोफेसर है जिससे आपके अच्छे रिलेशन है, या आपका कोई खास दोस्त है, आपके माता पिता उस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो उन्हें देना है आपको। हो सकता है आपके पिताजी हिस्ट्री की हों और आप जो है मैनेजमेंट में कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उन्हें दे दीजिए। वो जो टेबल की गलतियां हैं, या टेबल पे आपने कहीं कोई नंबर नहीं लिख पाया है, या आपने कोई अलाइनमेंट सही नहीं कर रखा है, वो गलतियां तो बता देंगे ना आपको। दे विल सजेस्ट सम रिविजन्स अगेन करेक्ट एवरीथिंग। जब आपको गाइड, को गाइड, आपके पिताजी, आपकी स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड जो करेक्शन बताते हैं वो करेक्शन कीजिए पहले। बिफोर टेकिंग नेक्स्ट प्रिंट आउट यू शुड चेक द टाइटल ऑफ योर थीसिस मैच विद द टाइटल अप्रूव्ड बाय RDC।
आप प्रिंट आउट लेने से पहले एक बार ये चेक कर लेना कि आपके पास फाइल रखी हुई है, हमने आपको बताया था फाइल आपको बनानी है, उस फाइल में जो टाइटल आपका अप्रूव हुआ था आरडीसी में, उससे ये टाइटल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो घबराना नहीं है। इफ़ इट डज नॉट मैच देन डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। जस्ट इन्फॉर्म योर गाइड, अपने सुपरवाइजर को बता दीजिए। ही विल अरेंज आरडीसी मीटिंग वंस अगेन, वो फिर से आरडीसी मीटिंग करवाएगा। योर न्यू टॉपिक विल बी अप्रूव्ड बाय आरडीसी, और आपकी आरडीसी उस टॉपिक को अप्रूव कर देगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक बार अगर आपका टॉपिक चेंज हो जाता है तो वो एक्सेप्टेबल रहता है, तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये वेरी कर सकता है कि थोड़ा सा चेंज हो गया, ये आपके गाइड के विवेक में निर्भर करने वाला है और आपकी ऑफिस को नियम है उस पर निर्भर करने वाला है। नाउ सबमिट 5 कॉपीज ऑफ स्पायरल बाइंडिंग एलोंग विद 5 समरी रिपोर्ट्स इन द रिसर्च ऑफिस। 5 कॉपी आपको स्पायरल बाइंडिंग में लेनी है और 5 समरी रिपोर्ट भी बनानी है, आपको पूरी की समरी लिखनी है। योर वर्क इज़ ओवर, आपका काम खत्म हो गया। यूनिवर्सिटी विल सेंड इट टू 3 रिव्यूअर्स, ये यूनिवर्सिटी इसको 3 रिव्यूअर को भेजने वाली है। 1 इंडियन, एक भारतीय हो सकता है, एक आउटसाइड इंडिया हो सकता है, एंड 3rd योर गाइड, और तीसरी आपकी गाइड को भी भेजेगी। आप गाइड पे एक बार चेक करा सकें, फिर एक बार गाइड पे जाएगी वो चेक होने के लिए। नाउ विद इन ए पीरियड ऑफ 5-6 मंथ्स, 5-6 महीने लग जाते हैं, कई बार 7-8 महीने भी हो जाते हैं। दीज रिव्यूअर्स विल सेंड देयर रिपोर्ट टू यूनिवर्सिटी, वो रिव्यूअर अपनी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को भेज देंगे। वो कौन होंगे आपको पता नहीं होंगे भाई, ये आपका काम नहीं है, वो यूनिवर्सिटी का काम है। आपको नहीं मालूम है कि किसके पास गई क्या होने, वो आपका काम नहीं है, वो यूनिवर्सिटी कम्युनिकेट करेगी उनसे। आपको शांति से बैठ के इंतजार करना है, अपना जो वर्क है उसको आगे बढ़ाना है, रिसर्च को, और चाहे तो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लें। यूनिवर्सिटी विल सेंड इट टू योर गाइड, जब रिपोर्ट आ जाएगी उनकी रिव्यू की तो ये अपने गाइड को भेज देगी, आपके गाइड को भेज देगी यूनिवर्सिटी, एंड गाइड विल सेंड इट टू यू, और रिपोर्ट गाइड आपको भेजेगा। रीड द रिव्यू रिपोर्ट केयरफुली, उसको जो आपकी रिपोर्ट आई है उसको जो है अच्छे से पढ़ें। टेक प्रिंट आउट एंड कीप इन योर पर्सनल फाइल, उसका प्रिंट आउट ले लें, अपनी फाइल में जरूर लगा लें। 30वां पॉइंट है, इफ़ यू हैव डन योर वर्क ऑनेस्टली देन यू विल रिसीव माइनर रिविजन्स इन योर वर्क। अगर आपने वर्क अपना काम ईमानदारी से किया है तो आपकी जो रिव्यू और रिपोर्ट आई है उसमें आपको माइनर रिविजन सजेस्ट किए जाएंगे। ईमानदारी से नहीं किया गया तो शुरुआत में पास नहीं होगा, आपका गाइड ही पास नहीं करेगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपका काम माइनर रिविजन के साथ ही आने वाला है। आपने अगर थीसिस सबमिट कर ली तो आप ये मान लीजिए कि आपकी थीसिस अप्रूव होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि अप्रूव आपका गाइड जो है, को गाइड जो है, बहुत सारे फिल्टर लगे हुए हैं यहाँ पे। आरडीसी का एक्सपर्ट है, प्लेगरिज्म टेस्ट है, आसानी से पास नहीं होते हैं वो। जब आप उनको पास करके यहाँ पहुँच गए हैं तो ईश्वर की कृपा आप पे रहेगी तो माइनर रिवीजन आपका आएगा। दी रिविजन्स विल टेक ए टाइम ऑफ 10 to 15 डेज, 10-15 दिन में आपके रिविजन पूरे हो जाएंगे। मेक ऑल द चेंजेस, ज़्यादा टाइम लग रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगा लीजिए, सारे चेंज कर दीजिए। प्रिपेयर ए रेस्पॉन्स शीट, आपके जो भी क्वेश्चन उन्होंने लिखे थे उनकी रेस्पॉन्स शीट बनाइए कि पॉइंट नंबर 1 सर आपने ये लिखा था, मैंने इसका रेस्पॉन्स ये लिखा हुआ है। फॉर द रिव्यूअर्स कमेंट एंड कीप इट इन हार्ड कॉपी, उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और हार्ड कॉपी में फाइल में लगा लीजिए अपने में। इफ़ योर वर्क इज़ डन देन प्रिपेयर 6-7 हार्ड बाउंड कॉपीज ऑफ योर थीसिस एंड सबमिट देम ड्यूली साइंड बाय योर गाइड, को गाइड्स। आपका काम हो गया तो 6-7 हार्ड कॉपी बना लीजिए और उनको लीजिए थीसिस की कॉपीज़ को और अपने गाइड के, को गाइड के साइन कराइए और यूनिवर्सिटी में सबमिट कर दीजिए। अब नाउ यूनिवर्सिटी विल फिक्स ए डेट फॉर फाइनल डिफेंस। अब यूनिवर्सिटी बात करेगी, जो भी रिव्यूअर है उससे, आपको नहीं पता होगा, और बात करेगी और डेट फिक्स कर देगी। आपका गाइड आपको बता देगा इस डेट के दिन आपका फाइनल डिफेंस होगा। रीड एवरी लाइन ऑफ योर थीसिस मल्टीपल टाइम्स। अब आपका जो है नर्वस सिस्टम उसमें आ जाएगा मोशन में, अब आपकी स्ट्रेस बढ़ेगी, अब आप टेंशन में आएंगे। आपको इसलिए थीसिस की एक एक लाइन केयरफुली पढ़नी है और कई बार पढ़नी है। ऑल्सो रीड योर रिसर्च पेपर्स एंड बुक ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी, और आपके रिसर्च पेपर को पढ़िए, रिसर्च मैथोलॉजी को बुक को आप पढ़िए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होने लगे। बिफोर फाइनल डिफेंस प्रिपेयर योर स्लाइड्स, और स्लाइड तैयार कर लीजिए। कितनी स्लाइड कोई पूछ सकते, कितनी स्लाइड तैयार कर लें तो आप लगभग 50, 60, 70, 80 तक स्लाइड जा सकती हैं ये। एंड गिव 2 टाइम्स प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ योर स्पाउस पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स के सामने या पति पत्नी के सामने आप कम से कम 2 बार प्रेजेंटेशन दे लें फाइनल प्रेजेंटेशन के पहले। दिस विल रिड्यूस लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, इससे आपका तनाव थोड़ा कम हो जाएगा। 35वां फाइनल डिफेंस, अंतिम दिन आ गया भाई, अब तो फाइनल मैच है। सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स बिफोर बाय बाय बॉस, अपने पेरेंट्स से आशीर्वाद जरूर लें, उनके आशीर्वाद से बड़ा फल आपको मिलने वाला है। ना कूल डाउन, कूल हो जाए एकदम, एंड फेस द पैनल विद पॉजिटिव एटीट्यूड, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फेस करें। आपका गाइड आपके काम को जानता है, को गाइड आपको काम को जानता है, और जो एक्सपर्ट आया है बाहर से उसने आपकी थीसिस को रिव्यू किया है, अगर उसने अप्रूव किया है तो आप पास होने वाले हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से प्रेजेंटेशन दें। यू हैव क्लियर दिस स्टेप, आपने सिस्टम को पार कर लिया। नाउ यू आर ए विनर, अब तो आप विजेता हैं भाई। एन्जॉय द मूवमेंट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, अब तो पार्टी देने का समय है, अपनी फैमिली को ले जाइए रेस्टोरेंट में, पार्टी दीजिए। आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गई, आप डॉक्टर बन गए अब तो। डिग्री ऑफ पीएचडी विल बी कन्फर्ड अपॉन यू इन नेक्स्ट कन्वोकेशन ऑफ योर यूनिवर्सिटी, अगले दिन छात्र समारोह में
आपको मिलेगी PhD की डिग्री और आप डॉक्टर बन जाएंगे। अब आपका बढ़ जाएगा जलवा। Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. जय हिंद, जय भारत।